आज 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, किंतु इन ग्राम सभाओं में जो उपस्थिति होनी चाहिए वह होती नहीं है। पंचायत अधिनियम के विपरीत कम उपस्थिति में ही ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और ग्राम सभा की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों सहित आम जनों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिसमें ग्राम सभाओं में उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के तहत ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों के विकास सहित पंचायती राज अधिनियम जैसे विषयों पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमने जब इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बनाई और पंचायतों में जनपद जिला पंचायत सदस्यों के पास घूमना शुरू किया, उनका वक्तव्य लेना शुरू किया, तो कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि वह इन पंचायत के जनप्रतिनिधियों का सम्मान, जिसे लेकर तरह तरह के किस्से और घटनाएं अगले एपिसोड में आप तक लाएंगे। आज के एपिसोड में हमने अनुसूचित क्षेत्र एवं पेशा कानून के परिपालन व पंचायतों की भूमिका व कार्यवाही पर चर्चा की है। जिले में 5वीं अनुसूची पेशा कानून जैसे विषयों पर लंबे समय से कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मंगल पांडे जी से अगले एपिसोड में हम सरपंचों से आपको रूबरू करवाएंगे और कैसे उनके अधिकार कम होते गए उस पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं मंगल पांडे जी से। आज 2 अक्टूबर है और देश भर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लेकर काफ़ी चर्चा है, लेकिन इस पेशा कानून को ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। इस विशेष अवसर पर पेशा कानून को समझने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं पेशा कानून एक्सपर्ट मंगल पांडे जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम खास बातचीत करते हैं और पेशा कानून को समझने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज देश भर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि पेशा कानून लागू है, लेकिन ये पेशा कानून एक्चुअल में है क्या, इस संबंध में बताइए। बापू का सपना था देश की आज़ादी के बाद कि अब गांव वालों पर किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी का शासन न चले और गांव वाले खुद गांव की व्यवस्था संभालें और काम करें। पेशा अधिनियम बनने का भी एक लंबा सफ़र है। देश आज़ाद होने के बाद जब पंचायतों का गठन हुआ तो उस समय पंचायतों को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। उस समय जो पंचायतें थीं आर्टिकल 40 में रखी गई थी नीति निर्देशक तत्वों में। उसका मतलब होता था कि यदि पंचायतों के माध्यम से कोई राज्य चाहे तो विकास करा सकता है या अपने यहाँ लाभ रख सकता है या नहीं रख सकता है। इसका उदाहरण आपको बिहार और बंगाल, कई राज्यों में चुनाव हुए और कई राज्यों में नहीं हुए। लेकिन सही मायने में गांधी जी की जो सोच थी और सोच को देखते हुए विभिन्न कमेटियों की सिफारिश के बाद, बड़े जद्दोजहद के बाद पंचायत राज को कानूनी दर्जा देने के लिए 1989 में कांग्रेस की सरकार थी और उसको अधिनियम के रूप में रखा गया। लेकिन उस समय वह पास नहीं हुआ क्योंकि राज्यसभा में उसकी बहुमत नहीं था। फिर नरसिंहा राव सरकार में 1993 में पंचायती राज अधिनियम को रखा गया और पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1993 में पास हुआ। जो पहले पंचायत थी, इस पंचायत अधिनियम में बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। समुदाय की सहभागिता की व्यवस्था थी, आरक्षण की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी देखा गया कि क्या यह जो केंद्रीय कानून 73वां संविधान संशोधन बना है भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके लिए दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनी और उन्होंने अपना अध्ययन किया और अध्ययन करके उनके जो निष्कर्ष निकले कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लिए अभी भी वहाँ की जो जन समुदाय है उतना जागरूक नहीं है, उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज कुछ अलग है। जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी समुदाय जहाँ निवास करते हैं। हमारे देश में 3 तरह के क्षेत्र हैं। एक सामान्य क्षेत्र है,
एक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और एक है 6वीं अनुसूची का क्षेत्र। तो जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पंचायत के जो केंद्रीय कानून हैं, उस कानून के हिसाब से दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सही मायने में इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता, इनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तब जा कर के दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के सिफारिश के बाद 1996 में पेशा अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996, इस अधिनियम की खास विशेषता है कि यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए ग्राम सभाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस व्यवस्था में सुनिश्चित है। मैं इनकी कुछ खास बातों से आपको बताना चाहूँगा कि पेशा अधिनियम में गांव के विकास के लिए पंचायत की सहभागिता के लिए सबसे बड़ा जो अधिकार है ग्राम सभाओं का है। पेशा वाले क्षेत्र में, पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम वाले क्षेत्र में, यदि ग्राम सभा के सीमा के भीतर शासन की ही योजना क्यों न हो या अर्ध सरकारी संस्था हो या कोई स्वैच्छिक संगठन हो, जो भी विकास काम करता है तब तक वो नहीं कर सकता जब तक कि गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग उसको वहाँ काम करने की अनुमति न दें। दूसरा सबसे बड़ी खास बात है पेशा वाले अधिनियम में कि पेशा वाले अधिनियम में ग्राम सभाओं को ही निर्णय का अधिकार है। सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि या किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी का निर्णय करने का अधिकार नहीं है। उसमें जो है गांव के लोग ग्राम सभा में बैठेंगे और ग्राम सभा में अपने गांव के विकास के लिए जो भी निर्णय लेंगे वह मान्य होगा। दूसरा है कि गांव में जो भी काम, शासकीय योजनाएं या विकास के जो काम होंगे, उन कामों का देख रेख ग्राम सभा के सदस्य कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है, उनका दायित्व है और वो हिसाब किताब भी ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पेशा वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार ग्राम सभाओं को मिला था कि जब भी ग्राम सभा का बैठक होगा, उसकी अध्यक्षता कोई सामान्य वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति नहीं कर सकता। वो आदिवासी समुदाय का और उस दिन ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के बीच में से चुना हुआ व्यक्ति ग्राम सभा का अध्यक्षता करेगा और उस अध्यक्ष के उस दिन की ग्राम सभा के लिए जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हैं, उस ग्राम सभा के लिए ऐसा मानना है इस अधिनियम में कि ग्राम सभा अध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त हैं। कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य है कि जो भी कार्रवाई होगी वो अध्यक्ष के निर्देशन में और उसके जानकारी में ही होगी। पेशा वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं, जब तक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्राम सभा में कोरम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ सन 1993 से हम लोग पंचायत के लेकर के काम कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बहुत ऐसी कम ग्राम सभाएं होंगी, ग्राम पंचायतें होंगी जहां की कोरम पूरा होता है। इसको इस तरह से समझा जाए कि जो आपका कहना है कि ग्राम सभा का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण है, सरपंच है, सचिव है, सरपंच है, उनका कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते हैं कि फर्जी ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और अधिकारी अपने मनमाना तरीके से उद्योग को लगने देते हैं। जैसे हालिया दिनों में भी देखने को गया कि अपना जो कोल खदान खुल रहा है सरगुजा में, उसको लेके काफ़ी विवाद हुआ। मैं देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया है कि, और थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे बता दूं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभा की जब बैठक होगी तो उसके लिए कोरम निर्धारित है और वह कोरम है 1/3। यदि किसी भी ग्राम सभा के वोटरों की संख्या यदि 1000 है तो उस 1000 में से 333 लोग ग्राम सभा में उपस्थित होने चाहिए और उस 333 में से 1/3
111 महिलाओं का होना, उपस्थित होना जरूरी है। यदि 333 महिलाएं बैठकर ग्राम सभा करती हैं तो वह मान्य होगा, लेकिन 333 पुरुष मिलकर के ग्राम सभा करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। एक कानून और पैसा अधिनियम की बात है, लेकिन व्यवहार के रूप में जो छत्तीसगढ़ की बात पंचायतों की है कि यहाँ ग्राम सभा का कोरम केवल औपचारिक कागजों पर होता है, कोरम पूरा नहीं होता है। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। जो चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं और जो सरकार के अमला हैं, और मैं यूँ कहूँ कि यहाँ के जो राजनीतिक लोग भी हैं, विधायक की बात करें, जनपद पंचायत सदस्य की बात करें, जिला पंचायत सदस्य की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, कहीं न कहीं सबको मालूम है कि ग्राम सभाएं यहाँ नहीं होती हैं और स्पष्ट कानून में वर्णित है कि यदि ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं होगा तो वह मान्य ही नहीं होगा। कहीं भी कहीं कहीं लोग गांव वालों को भ्रमित करते हैं कि 2 बार यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो अगली ग्राम सभा में कोरम के अभाव में ग्राम सभा की बैठक करेंगे। लेकिन स्पष्ट निर्देश है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक ग्राम सभा में किसी भी काम का अनुमोदन नहीं होगा और किसी भी मुद्दे पर निर्णय नहीं होगा। जब निर्णय और अनुमोदन हो ही नहीं सकता तो ऐसी ग्राम सभाओं का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं कि वो ग्राम सभाएं एक्टिव हों। व्यवहारिक रूप से मैं जो समझता हूँ अपना अनुभव और ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है पूरे छत्तीसगढ़ और 5वीं अनुसूची सरगुजा की बात करूँ, जसपुर की बात करूँ, कोरिया की बात करूँ, कोरबा की बात करूँ, तो जो ग्राम सभा का कोरम की संख्या है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ ग्राम सभाओं को छोड़ करके, हो सकता है कुछ हैं ऐसी आदर्श ग्राम सभाएं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर ग्राम सभाओं का कोरम पूरा होता ही नहीं है। और जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जो उनकी भूमिका है, ग्राम सभा के सदस्यों की भूमिका है कि हितग्राही चयन करने का, ग्राम सभा के सदस्यों का भूमिका है निर्णय लेने का, ग्राम सभा की सदस्यों का भूमिका है हिसाब किताब लेने का। आज तक पंचायत राज के जो प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जो शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, कभी भी उनको वास्तविक रूप में गांव वालों को उनका जो दायित्व है, जो अधिकार है, सौंपा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, खासकर बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में, कि ग्रामीण अक्सर फर्जी ग्राम सभा का आरोप लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, इसमें वास्तविक बात यह है कि आदिवासी अंचल है और आदिवासी लोग उतने जागरूक नहीं हैं। इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो मानना है, सरकार कहती है जागरूकता का आशय सरकार समझती है कि मैं सूचना जानकारी दे दिया तो लोग जागरूक हो गए, लेकिन जो हम लोग सामाजिक क्षेत्र के लोग मानते हैं कि जागरूकता का आशय, यदि जो भी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मेरे पास है उसको यदि हम व्यवहार में लाते हैं तो जागरूकता है। यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं बहुत सीधे साधे हैं, भोले हैं, सहमे हुए व्यक्ति हैं। कुछ लोगों के दबाव में, वो राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, वो शासकीय दबाव भी हो सकता है। अभी भी मेरा जो मानना है कि गांव के ज़्यादातर लोग अपने जो उनके दायित्व हैं निर्णय करने की, अगर मान लीजिए कि यदि किसी गांव में इंदिरा आवास बांटना है, आज तक सामान्य लोग, गांव के लोग ये जानते हैं कि इंदिरा आवास सचिव देगा और सरपंच देगा और कलेक्टर साहब देंगे या जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष देगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि शासन के तरफ से केवल यह आवंटन आता है कि इस गांव में इतना व्यक्तियों को इंदिरा आवास देना है, लेकिन किसको देना है यह काम ग्राम सभा के लोग बैठ करके तय करेंगे। जो कि काम मेरा जो मानना है कि ग्राम सभाओं में जो हितग्राही चयन की बात है, ग्राम सभा के सदस्यों को निर्णय करने की बात है, ग्राम सभा के सदस्यों का हिसाब किताब लेने की बात है, वो सब आज तक
पंचायतों के द्वारा या अधिनियम के द्वारा अभी गांव वालों को या तो सौंपा नहीं गया है या गांव के लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने अधिकारों को वो ले सके। दूसरी तरफ आपने कहा कि अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां परसा केते खदान में लेकर के आंदोलन कर रही हैं। मैं बता दूं कि जब शुरुआती दौर से वहाँ पर इसका आज के पूर्व जब परसा केते खदान का शुरुआत हुआ था, इन क्षेत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की बात हो, गौण खनिज की बात हो, उस पर ग्राम सभा का निर्णय जरूरी है और बिना ग्राम सभा की अनुमति से कुछ नहीं हो सकता। यहाँ की जो ग्राम सभाएं, जो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है कि ग्राम सभाओं से अनुमति नहीं लिया गया। सही में जब ग्राम सभा लगती ही नहीं है, ग्राम सभा का कोरम पूरा होता ही नहीं है, महिलाओं की सहभागिता होती ही नहीं है, तो सही रूप से ग्राम सभाओं में निर्णय नहीं हुआ। दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि शासकीय प्रभाव या कुछ लोगों के प्रभावशीलता के कारण एक फर्जी ग्राम सभा करके शासन के प्रभाव में कहिए, राजनीतिक प्रभाव में कहिए, उन ग्राम सभाओं, उद्योगपतियों के प्रभाव में कहिए, यहाँ इन क्षेत्रों में बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, सूरजपुर की बात करें, ग्राम सभाओं को करा लिया जाता है। बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जो यहाँ के आदिवासियों के साथ में उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हालिया दिनों में पेशा कानून लागू किया गया है, क्या समझाएगा जाए कि प्रदेश में इसके पहले पेशा कानून लागू नहीं है? मैं बता दूं कि पेशा अधिनियम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी नहीं लागू किया है। सन 1996 से ही भारतवर्ष के जो राज्य हैं जहां आदिवासी क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, 1996 से लागू हुआ है। एक कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यदि इस प्रकार की बात कहती है तो ये झूठा उनका ये कहना है। पेशा कानून सन 1996 से ही लागू है और इस अधिनियम में जो अभी इन्होंने जो सुधार किया है, संशोधन किया है, कोई खास बात ऐसा नहीं किया है। जो पहले से कानून, पेशा कानून में जो अधिनियम दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उन कानूनों को ही, उन अधिकारों को ही यदि गांव वालों को दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पेशा कानून और गांधी जी का जो सपना है वो साकार होगा और गांव के विकास में गांव की भागीदारी सुनिश्चित होगी। यहाँ के क्षेत्रों में विकास करने के लिए योजना, गांव की ज़रूरत कुछ होती है, ऊपर से योजनाएं पंचायती राज कानून बनने के बाद पेशा अधिनियम में और पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था है कि गांव के विकास के लिए ग्राम सभाएं अपने गांव की योजना बनाएंगी और ग्राम सभा योजना बनाकर वह पंचायत को देगी, पंचायत जनपद को देगी और जनपद जिला को देगी। ये व्यवस्था पहले से है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसके लिए ग्राम सभाएं भी की जाती हैं, प्रावधान है। लेकिन अभी भी मेरा जो मानना है कि आनन फानन में ग्राम सभाओं के बिना, जानकारी के अभाव में, बिना उनके अनुमति के, बिना उनके निर्णय के, अभी भी शासकीय प्रभाव से शासन के लोग जो चाहते हैं अपने हिसाब से योजना बनाकर गांव वालों के ऊपर थोप देते हैं, जिसके कारण सही ढंग से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता। क्योंकि गांव के लोग जिस योजना के बनाने में समुदाय की यदि भागीदारी नहीं है, समुदाय की निगरानी की उसमें सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, तो आज भी हमारे जो पंचायत और ग्राम सभा के जो सदस्य हैं एक मजदूर की भांति काम करते हैं। और पेशा अधिनियम में पंचायती राज में जो व्यवस्था थी सत्ता के विकेंद्रीकरण की, इस अधिनियम में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि पूरे समुदाय को सहभागिता के लिए स्पेस है, कानून में व्यवस्था है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि जब से पंचायती राज अधिनियम और पेशा अधिनियम 1996 लागू हुआ है, पूर्ण रूप से यदि पेशा कानून को क्रियान्वित
कर दिया जाता है तो सही मायने में गांव वालों का सही विकास होगा और गांधी जी का जो सपना था वो साकार होगा, ग्राम स्वराज का सपना साकार होगा और गांव वालों को अपने विकास के लिए स्वयं योजना बनाएंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मीडिया के लोग हैं, जन समुदाय हैं, शासकीय वर्ग है और जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस पेशा अधिनियम को सही रूप से सही मायने में क्रियान्वित करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि पेशा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। ये थे पेशा कानून के एक्सपर्ट और समाज सेवी कार्यकर्ता मंगल पांडे, जिनका कहना है कि प्रदेश सरकार भले ही कह ले कि छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू कर दिए, लेकिन इसका संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और यही वजह है कि जो गांव का है विकास नहीं हो पा रहा है और जो मौलिक अधिकार है ग्राम सभाओं का, उसका हनन हो रहा है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।